हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे आप लोग का क्वेश्चन बनेगा कि लगातार n संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए, चाहे वो प्राकृत संख्या का योगफल पूछ दे या सम संख्या का पूछ दे, विषम संख्या का पूछ दे, पूर्ण संख्या का पूछ दे, पूर्णांक का पूछ दे। तो कहने का मतलब लगातार n संख्याओं के योगफल बताइए। तो इस तरह का टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाला है, जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देख कर आए। ठीक है, तो चलिए बिना गवाए समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, पॉइंट पॉइंट नंबर वन, लगातार n तक की। तो पहला नंबर समझते हैं। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सुनिए सुनो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं, यहाँ पे गौर करिएगा, प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन से आप लोग समझिए। जैसे क्वेश्चन है एक, आ, कि लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में दे देते हैं इसको। पहला नंबर क्वेश्चन है ना, इस तरह से लिख दिया, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 20 इक्वल में 8। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी को ऐसे भी लिख सकता है, इसी का दूसरे तरीके से लिख सकता है कि लगातार 20 तक की प्राकृत 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिखने का तरीका बदला है तो वही। यहाँ भी लगातार 1 2 3 4 लगातार जा रहा है, 20 तक पूछ रहा है आपसे। तो इस तरह का क्वेश्चन को अगर आपको बनाना होगा तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। कब प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे, तब लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है आपको। वो क्या है? तो वो फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब कहिएगा ये n कहाँ पे लगेगा? तो जो पूछा जाएगा आपसे, जो आपसे पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वही n कहलाएगा। ठीक है, ये बातें याद रहेगी। तो आपसे क्या पूछा गया है? 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आप n के जगह पे क्या कर सकते हैं, यानी n बराबर है हमारा क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो यानी n के जगह पे आप 20 को रखिएगा, इंटू 20 प्लस एक, यहाँ भी n था, n के जगह पे 20 रखे, बटा में 2। क्या करना है, 20 है पहले कोष्ट के अंदर वाला का, तो 20 + 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, यानी 420 हो जाएगा गुना होने के बाद। अगर बोलिएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे, 20 और 20 + 1 हो जाएगा 21। गुना क्यों लिखे, कोष्ट में है, कोई साइन नहीं है तो गुना छिपा हुआ रहता है, पता है आप लोग को। तो यहाँ पे 20 × 21 बटा में 2 हो गया, 2 से कट गया ये 10 बार में, तो 20 21 दाएं के 210। ये आपका आ गया आंसर। यानी लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल आपसे पूछे, ये फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर आपका 210 आ गया। ठीक है, इसके बाद और भी है, बहुत सारे हैं, उसको भी एक एक करके समझते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, क्या है, अगर आपसे पूछे कि लगातार n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, n इंटू एन प्लस वन। यानी n क्या होगा, जो आपसे पूछा जाए। यानी अगर पूछे आपसे, मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, लगातार भी पूछ सकता है, जैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, लगातार इसमें क्वेश्चन है एक, लगातार 10 सम संख्याओं का योग लगातार 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा।
ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो अब बताइए लगातार 10 सम संख्याओं, तो यानी जो पूछा जाता है वो हमारा क्या होता है, n होता है, तो 10 n हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हम बताएं आपको, फॉर्मूला आपको यूज करना है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, क्या करेगा, सिंपली आप बना दीजिएगा इसको n के जगह पे जो पूछा गया वो मान रखकर। ठीक है, तो n के जगह पे क्या हो गया, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे 10, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11, गुना करेंगे तो 110 हो गया। आपका क्या आ गया, लगातार सम संख्याओं का योगफल अगर पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, चाहिए 10 पूछे, 20 पूछे, 40 पूछे, 50 पूछे, कुछ भी पूछे, आप सिंपली ये कर दीजिए। ये लगातार 10 सम संख्याओं लिखा ना तो ऐसे भी लिख सकता था क्वेश्चन को, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 जहां तक जाता है, क्योंकि सम संख्या जो है 2 से ही कटता है, 2 से जो पूरा पूरी कट जाता है उसी को हम सम संख्या बोलते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। तो यहाँ पे सम संख्या जैसा ही क्वेश्चन दे देगा, एंड में जो देगा इसका एंडिंग में 10वां नंबर पे जो भी आए, जैसे 1 2 3 चौथा नंबर पे आया, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है, पांचवा नंबर पे, पांचवा नंबर पे 10 आया, छठा नंबर पे 12 आया, सातवां नंबर पे 14 आया, आठवां नंबर पे 16 आया, नौवां नंबर पे 18 आया, 10वां नंबर पे 20 आएगा। तो इस तरह से आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, तीसरा में बोल रहा है कि लगातार n तक की विषम संख्या अगर आपसे पूछा जाए, अभी हम जस्ट पढ़े थे सम संख्या, सम संख्या में क्या किया जा रहा था, n इंटू एन प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन खाली दिया जा रहा था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विषम संख्या, विषम संख्या में थोड़ा सा चेंजेस है, n प्लस वन बाई टू का स्क्वायर कर सकते हैं या n का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये करिएगा कैसे, ये समझाते हैं आपको। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब कहिएगा इसमें n कौन है, ये सवाल बनता है ना, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो आपको फॉर्मूला बताया है, n प्लस वन बाई टू इंटू बाई टू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना बुक में थोड़ा सा सही ढंग से नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ अलग देना चाहिए, क्योंकि ये n के जगह पे हमने रख के देखा तो ये नहीं हो पा रहा था सही। मतलब रख के क्या देखा, हम देख रहे हैं कि n इसमें है कौन, किसको हम n मान लें, तो ये क्लियर करना चाहिए थोड़ा सा फॉर्मूला में। तो यहाँ पे समझ में आया कि n जो है ना इसका एंडिंग वाला को माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला सही है n स्क्वायर वाला, वो बेहतर है। वो कैसे, तो इसको बनाने के बाद उसको समझाते हैं, गौर से समझिएगा। n हम आपको एंडिंग वाला को मानने बोल रहे हैं, ठीक है, एंडिंग वाला को मान लीजिए। तो 13 मान लेंगे, प्लस में 1 करेंगे, बटा में 2, क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर करेंगे, 13 1 जोड़ेंगे तो 14, बटा में 2 स्क्वायर करेंगे। अगर काटना चाहें तो ये 7 से 14 कट जाएगा, नहीं 7 से कट जाएगा 14 दो बार में, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 का स्क्वायर आ गया, और हमारा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। अब देखिए ये n स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों बेस्ट है, ये समझिएगा। n स्क्वायर लगाइएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे, अगर आपसे बोल दे कि लगातार 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो पूछेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, आंसर यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे कितने संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम अगर बोला जाए कि लगातार 7 विषम संख्याओं का योगफल, यहाँ पे बोला जाए लगातार 7 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो 7 तक की विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो n को हम 7 मान लेंगे, 7 का स्क्वायर किए 49 हो गया आंसर। यहाँ भी तो वही आया है, तो इतना लंबा क्यों करना फिर। तो बेस्ट फॉर्मूला हमारा n स्क्वायर है, जो आपसे पूछा जाए वो लिख लीजिए। अगर इस तरह से लिख कर देते आपको तो काउंट कर लीजिए कितना विषम संख्या है, अगर 8 विषम संख्या 9 विषम संख्या दे दे, एंड देख लीजिएगा कितना विषम संख्या है। यहाँ पे 7 विषम संख्या दिया हुआ था, एंड की जगह हम 7 माने, आंसर हमारा सेम आ रहा है, जो फॉर्मूला उधर वाला इधर वाला दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये गौर करना है थोड़ा सा, ठीक, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। 6 टॉपिक हम आज लोग कवर करेंगे, ज्यादा नहीं 6 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं, इसको उतारिए, मिटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है
लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे पूछे कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये तो हम आपको बता दिए। अगर प्राकृत संख्याओं के अलावा वर्गों का योग पूछ दे तो क्या करिएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं रखना, 4-5 फॉर्मूला है, याद रखिएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का योग क्या होगा बताइए। तो क्या पूछा आपसे, जो पूछेगा वो n होगा हमारा, तो हमसे पूछा है जो वो n हो जाएगा। हमसे 20 पूछा है, चलिए n हम मान लिए। फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ है, तो फॉर्मूला देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा हुआ है, n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन बाई में 6। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका उधर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ जो पूछा है उसको बैठा दीजिए। n क्या है 20, n की जगह पे 20 प्लस 1 2n यानी 2 इंटू 20 प्लस 1 हो गया बटा में 6। चलिए 20 और 21, 20 21 हो जाएगा, यानी 20 गुणे 21। फिर इधर हो जाएगा, ये भी तो गुना में ही हो जाएगा, 20 दूना 40 और 1 41। चलिए अब बटा में 6 कर, अब कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 10 दूना 20 3 सत्ते 21, गुना कर दीजिए। 41 और 7 को गुना कर दीजिए, छोटा वाला को फिर बाद में करिएगा। 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 287 हो गया, और 10 से गुना करिएगा तो 2870 हो जाएगा। आपका आंसर इसमें है क्या 2870? हाँ 2870 है। चलिए ठीक है, तो ये रह गया हमारा क्या कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर आपसे योगफल पूछा जाए तो उस स्थिति में आप ये काम करिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, ये देख लिए 4 टॉपिक। अब आइए आगे का और भी कुछ टॉपिक है उसको भी कवर करते हैं इसी वीडियो में। फिर इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग विभाजता की जांच हम लोग पढ़ेंगे। विभाजता के नियम जो होते हैं, जो 2 से विभाज होने वाले, 3 से विभाज होने वाले, 4 से विभाज होने वाले, 5 से विभाज होने वाले, 6 से विभाज होने वाले कौन है, किस तरह से इसको हम शॉर्ट मेथड से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसके बाद का टॉपिक देखते हैं आगे। अब देखिए 5वां और 6ठा टॉपिक, आपको बोले थे हम 6 टॉपिक आज कवर करेंगे। गुणनखंड और गुणज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, गुणनखंड को फैक्टर शायद बोलते हैं और गुणज को मल्टीपल इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए गुणनखंड में क्या डेफिनेशन दिया है कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या। तो डेफिनेशन ही लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, उस संख्या का गुणनखंड, उस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए 12 है, तो 12 को पूर्णतः विभाजित कौन कौन कर सकता है, तो 12 को बोलिएगा पूर्णतः विभाजित 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4, 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, खुद 12। तो यानी इतना संख्याएं जो है 12 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो यानी ये संख्याएं क्या कहलाएगी। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। यानी ये सारे संख्या जो है किसको विभाजित कर रहा है, 12 को, तो ये सारे संख्या क्या है 12 के गुणनखंड हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए गुणज किसको बोलेंगे, तो गुणज का डेफिनेशन है कि जो संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए जो संख्या सेम उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है,
जो संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह भाग लगने वाली संख्या हो जाए, तो वह भाग लगने वाली संख्या, भाग लगने वाली संख्या क्या कहलाता है? भाग लगने वाली संख्या उस संख्या का गुणज, उस संख्या का गुणज जिसको हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं कहलाता है, गुणज कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दिया है 12 का ही। अब देखिए 12 का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वह भाग लगने वाली संख्या उस संख्या का गुणज कहलाएगा, यानी अपवर्त्य कहलाएगा। इसी तरह से गुणनखंड जिस तरह, इसी तरह तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिया है 12, और 12 में जो है 3 और 4 से पूर्ण भाग लग जाता है। सही बात है, 3 और 4 से पूरी भाग लग जाता है, नहीं लग जाता है, तो यानी 3 और 4 इसका क्या है? गुणज। और ये भी हमको ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है दोनों में, देखिए थोड़ा सा सेम ही लग रहा है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। गुणज कहला रहा है, ये गुणनखंड कहला रहा है, यानी छोटे छोटे भाग में तोड़ दिए हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का गुणज है, 4 को 3 बार में काट रहा है, 3 को 4 बार में काट रहा है, तो ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर देखिए हमने 6 टॉपिक बोला था, 6 टॉपिक कवर कर लिया। इसमें बोल रहा है कि और कुछ नोट दिया हुआ है कि एक को छोड़कर सभी संख्याओं के गुणनखंड एक से अधिक होते हैं और एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है, वह स्वयं एक। देखिए गुणनखंड में थोड़ा सा नोट दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा लिख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। गुणनखंड में नोट में दिया है कि एक को छोड़ सभी संख्याओं के गुणनखंड, एक को छोड़ सभी संख्याओं का गुणनखंड सभी संख्याओं का गुणनखंड एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। ये बोल रहा है आपसे, एक को छोड़कर सभी संख्याओं के गुणनखंड एक से अधिक होता है और एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है। और बोल रहा है कि और एक का गुणनखंड, एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है, केवल एक ही होता है। ये नोट याद रखिएगा, ऐसे पता भी होगा आपको। ठीक है, और क्या दे रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2, 3, 5, 7 के 2 ही गुणनखंड। सही बात, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी नोट में लिखिए। ये नोट नंबर पहला, दूसरा नोट, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। सही बात है, प्रत्येक अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे में देखिए, जैसे में 2 का गुणन क्या क्या होगा, तो 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। 3 है, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 का गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है। तो ये सारे जो दिया है 2, 3, 5, 7 जो भी दिया हुआ है, तो ये सारे का गुणनखंड क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। 5 का ले लीजिए, 1 और 5 है। 7 का ले लीजिए, 1 और 7 है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 होते हैं, ये भी याद रखिएगा, नोट में आपका लिखवा दीजिए। ठीक है, फिर अगला नोट है कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है। एक और नोट लिख लीजिए, 2 जो है सम के साथ साथ, सम भी है 2, साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। इकलौता ऐसा संख्या है
जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। कौन? तो 2। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी नोट में आपका दिया हुआ है। तो ये लगभग हमने नोट में जो दिया था कवर करने का कोशिश किया, ठीक। बाकी आप देख लीजिए एक बार, साइड हो जाते हैं, ठीक है। हमने 6 टॉपिक बोला था, 6 टॉपिक आज कवर किया। बाकी आपको हमने जैसा बताया था कि हम लोग विभाज्यता का नियम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।